ठीक है तुम लोग? हाँ हो गया, सब चालू हो गया। मैं तो यहाँ पैदा हुआ, ये आदिलाबाद है, हाँ? और ये शायद सदियों से एक तपोभूमि रही है, क्योंकि यहाँ मठ बहुत थे। आदिलाबाद में बहुत मठ थे। तो मठ तो ऐसी जगह बनते हैं जहाँ की भूमि तपती है, जहाँ गर्मियों में या किसी भी मौसम में नंगे पैर आदमी नहीं चल सकता है। ऐसी जो जमीन होती है वो जमीन में मठ बनाए जाते हैं ज्यादातर, जो निर्जन रहे, जहाँ की भूमि तपती हो। तो ऐसी जगहों पे मठ बनाने का विधान रहा है। तो आदिलाबाद में मठ बहुत है, और मैं तो यहाँ पैदा हुआ आदिलाबाद में। वैसे हमारे बड़े लोग सब आए थे पंजाब से भी आने, जो गया पाकिस्तान में गया, डिजकोट करके एक जगह है। तो ऐसा हमारे लोगों का ये मानना है कि हमारा जो मूल गांव है पंजाब में वो है मानको घड़ियाल। जो हरिद्वार में जो खाता हमारे पास चलता है, पंडों के पास में हमारा जो खाता है वो मानको घड़ियाल के नाम से है। तो कभी ये लोग मानको से अपने यजमानों के साथ लाहौर के पास चले गए। लाहौर के पास डिजकोट करके एक जगह है। डिजकोट कभी द्विजकोट था, जो ब्राह्मणों का किला था। ब्राह्मणों का किला द्विज ब्राह्मणों को बोला जाता है। तो वो डिजकोट बन गया। तो वहां से जब पाकिस्तान जब बना तो हमारे लोग वहां से निकले बड़ी बुरी तरह से निकले थे। हमारे दादाजी के कान में थे, वो भी खींच लिए थे। तो ये परिवार पूरा बिखर गया था, जहां तहां बिखर गया। कोई कहीं, औरतें कहीं, मर्द कहीं, ये सब भाई अलग अलग सब हो गए कहीं कहीं। तो इन सबको एक चीज पता थी कि निजाम स्टेट में हमारे ताऊजी रहते थे, लाहौरी नाम उनका नाम था। तो वो निजाम स्टेट में रेलवे इंजीनियर थे, रेलवे लाइन डलवा रहे थे उस समय पे। तो वो बहुत साल तक निजाम के वहां रहे, निजाम स्टेट में। तो डोर नकल में रहते थे, उनकी ड्यूटी डोर नकल में थी। तो ये सारा परिवार धीरे धीरे वहां इकट्ठा हुआ डोर नकल में। अभी सुरक्षित जगह थी, तो जहां तहां से होते होते सारे लोग यहाँ पहुंच गए। पहुंचने के बाद तो ये आदिलाबाद की जो रेलवे लाइन थी, ये हमारे उताया डलवाए थे। और यहाँ हवाई जहाज अड्डा है, एरोड्रम, विमान उतरने का है, वो भी उनकी देखरेख में बनाया गया था। उसके भी इंजीनियर वही थे। तो जब ये सब यहाँ पहुंच गए, पहुंचने के बाद में हमारे ताया बोले अपने छोटे भाइयों को, हमारे पिताजी और हमारे ताऊजी को, कि देखो आदिलाबाद बढ़ती हुई बस्ती है, तुम लोग वहां चले जाओ, वहां कैसे भी जी पा लेंगे। तो जब आसिफाबाद से आदिलाबाद जिला बन रहा था तो कलेक्टर ऑफिस बन गई थी। तो जिस दिन ये कलेक्टर ऑफिस का इनाग्रेशन किए, मुहूर्त किए, उसी दिन हमारे लोग वहां होटल चालू किए, कैंटीन चालू किए कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर बस वही उस पे ही सब चलता रहा। तो हमारे दो भाई तो कोई एक सिकंदराबाद में पैदा हुआ, कोई एक पंजाब में पैदा हुआ, मैं आदिलाबाद में पैदा हुआ। हम तो यहाँ घर में ही पैदा हुए, उस समय सब घर में पैदा होते थे। हाँ? तो यहाँ किराए का मकान लेकर के रहते थे, वो घर अभी भी है जहाँ हम लोग पैदा हुए। तो वहीं पर वही गलियों में बचपना बीता। बहुत तालाब था पास में, तालाब के किनारे खूब खेलते थे। तो वही गलियों में बचपना बीता पूरा का पूरा। तो वो एक गली में बहुत तरह तरह के लोग रहते थे। एक मारवाड़ी भी था वहां पे, राधा किशन उसका नाम था। तो बड़ा रंगीला आदमी था। आदिलाबाद में सबसे पहली साइकिल वही लाया। हाँ, और जब साइकिल पे बैठ के चलता था, घूमता था, लोग बड़े विचित्र ढंग से उसको देखते थे कि दो पहियों पे कैसे जा रहा है। हाँ? और उसके बाद वही आदमी साइकिल लाया, कार लाया, सिनेमा हॉल भी वही आदमी लाया।
पहला सिनेमा हॉल विजय लक्ष्मी थिएटर के नाम से उसी का था यहाँ पर। वो सब कुछ आदिलाबाद में वो एक लेके आया राधा किशन। उसके कोई संतान वंतान थी नहीं, बड़ा रंगीला आदमी था, तो वो आदिलाबाद में वही लेकर के आया। ट्रक भी लाया वो, तो वो ट्रक भी भाप से चलता था, बहुत धीरे धीरे चलता था, वो भाप से चलता था। तो वो काफी समय तक यहाँ पड़ा हुआ था। कई बार हुआ था कि उसको ला करके रख ले यहाँ, मगर नहीं ला पाए, वो बंगाल में खत्म हो गया वो पूरा। तो वो सब लेकर के आया। तो वहीं पर हम लोग बचपन में खूब मस्ती मारे खेलते थे। तो 2 मंजिला घर था, ऊपर के हिस्से में हम लोग रहते थे। तो एक बार ये जो शारदा चार लोग होते हैं ना, बुरे कथा बोलने वाले, ये बुरे कथा बोलने वाले आए। तो मैं उनको देखते देखते ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा सर्वर पूरा फट गया। तो ऊपर से नीचे गिर गया, काफी चोट आई, मार लगी थी। तो अभी भी कभी कभी याद आता है कि जब 6 साल का था, जब गिरा मैं ऊपर से, 6-7 साल का ही रहा होऊंगा उस समय। तो ऊपर से गिर गया था, खूब मार वार लगी थी। तो वो बाद में कभी याद आता है कि वो फिर उतने बचपन में भी उनको देखते हुए गिर गया, तो फिर उनके साथ ही फिर लग गए फिर बाद में, है ना। तो वहीं पर आसपास में बहुत सारी चीजें देखने में आती। तो यहाँ उस समय पर आदिलाबाद में 12 तेली के घाने चलते थे। तो लोग तेल निकालने भी जाते थे, तो घाने पर बैठते थे। तो थोड़ा सा तिल ये हो जाने के बाद वो तेली हम लोगों को वो तिल और गुड़ खाने को देता था। उसके घाने पे बैठ करके भैंसा चलाते थे, खूब घूमते थे। तो 12 तेली के घाने थे यहाँ, और बहुत रंगारे थे। उस समय लोग पगड़ी बांधते थे, पगड़ियों को रंगना है, कपड़ों को रंगने का काम, ये सब चलता था। हम लोग भी कई बार रंगारों के पास कुछ रंगने के लिए जाते थे, कपड़ा वपड़ा। तो और उसके साथ साथ फिर नक्काशी वाले बहुत थे, जिनको जिनकर बोलते थे, जो नक्काशी का काम करते थे। और फिर ये दूधे क्रोध लड़दा जिसको बोलते हैं, ये बहुत है। तो ये छोटी सी बस्ती में उस समय पे हर तरह का कारीगर था। ऐसा बाहर निकल करके आते तो बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। हम तो खैर जाते थे, कभी कभी कुछ भी करने कराने के लिए जाना ही पड़ता था। जैसे तेली के पास जाते थे, ऐसा और किसी के पास जाना है, नक्काशी वालों के पास जाना है। तो ये सब, तो उस समय पे छोटे थे हम लोग, तो एक स्कूल में डाले हमको पढ़ने के लिए। वो स्कूल खानगी स्कूल माना जाता था, अय्यावार में। कुछ वैष्णव लोग स्कूल चलाते थे उस समय, सरकारी स्कूल नहीं थे। कुछ वैष्णव लोग स्कूल चलाते थे, कुछ मौल साहब लोग स्कूल चलाते थे, मुल्ला मौलवियाँ भी स्कूल चलाते थे उर्दू का। और बाकी लोग ज़्यादातर घरों में पढ़ भी लेते थे खूब सारा। तो वो वैष्णव के जो मकान, जो घर, ये स्कूल थे, वो बड़े विचित्र स्कूल थे। अनिल सुबह 4 बजे चालू होते थे वो स्कूल, सुबह 4 बजे। 4 साढ़े 4 को बच्चा भाग जाता था स्कूल को। कई बार तो मास्टर साहब अपनी गुदड़ी में सुला देते थे। इतना जल्दी आ गया क्या रे, चल सो जा गुदड़ी में, हाँ, सुला देते थे। तो फिर मास्टर साहब के साथ में चलना, फिर नाले के किनारे या तालाब के किनारे गए। मास्टर साहब जितनी देर तक झाड़ियों के पीछे बैठे हैं, उतनी देर तक सब बच्चे झाड़ियों के पीछे बैठना। फिर मास्टर साहब उठ करके पत्थर पे बैठ के मुंह धोते थे। जितनी देर तक वो मास्टर साहब मुंह धो रहे हैं, उतनी देर तक सब बच्चे मुंह धोए बैठ के। मुंह वहां धोए थे, हाथ मुंह एक बार धो करके कुछ गाते बजाते हुए आ गए पाठशाला में। घर ही उनका पाठशाला था। तो उसके पहले, जाने के पहले 2-4 लड़के रोज वहां रह जाते थे, जो गुरु पत्नी के साथ में छिनका डालना, रंगोली डालना, पानी भरना पीने का, सफाइयाँ ये सब करते थे। आए, प्रार्थना किए, और फिर घरों को जाके कुछ खा करके फिर चले स्कूल को। तो स्कूल में चले जाते थे फिर। तो वहाँ उस समय जो पढ़ाई होती थी, वहाँ घंटे में कोई सब्जेक्ट नहीं बदलता था।
हर 8 दिन का, कोई भी तेलुगु है तो 8 दिन, गणित है तो 8 दिन, जो भी एक विषय है वो 8 दिन पढ़ाया जाता था। घंटे घंटे भर में नहीं बदलता था कोई सब्जेक्ट, 8 दिन लगातार चलते रहता था वही विषय, और उसकी कोई टाइमिंग भी नहीं होती थी। कोई बीच में आ गया, उनका रिश्तेदार आ गया तो फिर बैठ के बातें भी चल रही है, बहुत सारी कहानियां वो भी सुनाता था। तो और फिर कई बार वही क्लास भी लेता था, पढ़ाता भी था, तो वो ऐसे चलता था वो सब, है ना। तो अब एकदम से वहां पर फिर दोपहर के समय 3-4 बजे के आसपास कुछ गांव के बुजुर्ग लोग आते थे। वो बुजुर्ग लोग आकर के रोज परीक्षा चलती थी। अब आज क्या पढ़ा है बोलो, और बोल रहा बच्चा, चल अरे गंगा रेड्डी वो पद्यम पढ़ के बता, अरे चल वो पहाड़ा पढ़ के बता। रोज वो आके जब तक चले नहीं जाते थे, मास्टर साहब की जान में जान नहीं रहती थी। हाँ, वो जाने के बाद छुट्टी, अब खत्म मामला, खेलो कूदो खूब मस्ती मारो। तो उस समय तो सब खेल सीजन के हिसाब के चलते थे, है ना, मौसम के हिसाब के खेल थे बहुत सारे। बरसात हो रही है, बारिशें चालू हुई तो सलाख का खेल चलता। सलाख कितने साल लोहे का सलाख रहती थी, वो मारते हुए खेलते थे। फिर गर्मियां हैं तो खूब गोलियां खेले जाती, गिल्ली डंडा खेले जाता था। श्रावण मास में पूरा मारुगोल्लू बोलते हैं यहाँ पे, बांस के ऊपर चढ़ करके उसमें पैर लगे रहते हैं, उसके ऊपर उसको मारू काल्डू से वो मारुगोल्लू हुआ था। मारू काल दिया ना दूसरे पैर, छत्तीसगढ़ वो दूसरे पैर होते हैं। तो उसके ऊपर 1 महीना उसके ऊपर बच्चा स्कूल भी जा रहा है, उसके ऊपर बाजार भी जा रहा है, उसके ऊपर तालाब के किनारे भी जा रहा है, उसके ऊपर पूरे उसके बहुत भांति के खेल चलते हैं। क्या था अनिल, उस समय श्रावण मास में बहुत बारिश होती है, रिमझिम चले रहे बारिश, तो बहुत कीचड़ होता था जहां था। तो ये खेल था, बच्चे उसके ऊपर चढ़ के ही सब कुछ करते थे। तो बच्चे कीचड़ में पैर नहीं रखते थे, पैरों की सुरक्षा के लिए वो बड़ा जबरदस्त खेल था उस समय पे, है ना, नहीं तो पैर गल जाते थे। बारिश इतनी होती थी कि 8 दिन तक सूरज नहीं निकलता था कभी। तो स्कूल में 8 दिन के बाद में प्रार्थना होती थी, क्योंकि यहाँ के जो नगर श्रेष्ठ थे, नगर सेठ, उनकी माँ थी जो सूर्य के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीती। तो 8 दिन अगर सूरज नहीं निकला है तो वो 8 दिन भी पानी नहीं पीती थी। तो उसके लिए फिर स्कूलों में प्रार्थना होती थी कि सूरज निकले तो वो पानी पिए। तो सूरज निकलता तो वो सूर्य के दर्शन करके पानी पीते थी। तो 8 दिन तक, और सारे मकानों में, घरों में फर्श नहीं होती थी, किसी घर में फर्श नहीं थी। फर्श लगाना निषेध था हम लोगों के में। तो ऐसे नीचे से पानी आ जाता था हर घर में। तो ऐसे लकड़ी के चकले डाल करके लोग घरों में रहते थे। इतनी बारिश हो जाती थी उस समय। तो वो खेल सब मौसम के हिसाब के खेल थे पूरे, वो सब चलते थे। और वो खेलने की चीजें समय से घर पे आती थी। लट्ठू है, गिल्ली डंडा है, सलाख है, ये सारी चीजें समय से घर पर, हर घर में पहुंच जाती थी उस समय पे। कारीगर लोग बना करके ला करके दे देते थे। तो ये सारे खेल चलते थे। तो अब उस समय पे ये मास्टर साहब को क्या फीस थी? मास्टर साहब को कोई पैसा वैसा नहीं था। हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को हम लोगों को सूप में दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, तेल, लहसुन, फसुन सब डाल करके देते थे। हम लेकर के जाना, वो गुरु पत्नी के आगे रख देना, वो सारी चीजें अलग अलग निकालती थी बैठ करके। हर बच्चा लेके जाता था, तो वो उनका 15 दिन का भोजन। और उसके बाद फिर अमास को ले गए तो फिर पूर्णमासी को। मगर नवरात्र के 9 दिन जितने लड़के उस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, वो धनुष बाण लेकर के खूब अच्छा गाते हुए मास्टर साहब को लेकर के निकलते थे। अब गुरु महाराज बीच में चलते थे। तो जितने लड़के हैं उनके विद्यार्थी उनके घरों पर जाते थे पहले,
तो जब घर पे जाते तो मास्टर साहब को कुर्सी पे बैठा के परात में पैर धोए जाते थे उनके, परात रख के पैर धोते, पानी छिड़का जाता। उसके बाद मास्टर साहब को कपड़े, गुरु महाराज को कपड़े, गुरु महाराज की बीवी को कपड़े, उनके बच्चों को कपड़े, कभी कई बार कोई सोने की अंगूठी पहना देता हूँ उनको। हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार उनको उनका मान करता था। और फिर बड़े इससे हाथ जोड़ करके पूछ लेते थे कि इस साल तुम्हारे घर में क्या कार्यक्रम होने वाला है। तो जो बेटी की शादी है, तो मेरी बेटी की शादी है, ठीक है, बेटी की शादी है ना, हम हैं, बस है। उसी टाइम पे तय हो जाता था कि कौन क्या कर देगा, खत्म, मास्टर साहब निश्चिंत हो जाते थे। तो इस तरह से ना वो चलता था। अमास और पूर्णमासी 2 ही दिन छुट्टी होती थी। तो हम लोग वो स्कूल में भी पढ़े, 3री तक वहाँ पढ़े। फिर यहाँ मराठी स्कूल में, मराठी स्कूल कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे तो मराठी स्कूल में चले गए। फिर एक 4ठी तक मराठी पढ़े। मराठी पढ़ने के बाद में फिर एक हिंदी स्कूल खुला है यहाँ पर। तो फिर हम लोग हिंदी स्कूल छोड़ करके हिंदी में चले गए। 4ठी से फिर 3री में बैठ के जाके तो फिर हिंदी पढ़े। और हिंदी में 10वीं तक पढ़ा, 10वीं तक हिंदी पढ़ा। और उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं पढ़े। ये तो जब तेलंगाना की गड़बड़ें चल रही थी करके पास हो गए, मैं तो नहीं भी होते। जब बहुत गड़बड़ चल रही थी तेलंगाना की, जैसा तैसा 3री बार में पास हुआ था हिंदी, 10वीं। तो ये 68-70 के आसपास की बात, 71-70 की बात है, 68 और 71 की बात है। और 70 में 10वीं पास कुछ हुए हम लोग, जैसा तैसा। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 साल पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, होगी नहीं पढ़ाई वढ़ाई, अब अपने वश का नहीं है, क्यों करना उसमें कोशिश करके। मगर मैं मूर्तियां वार्तियां बनाता था। तो जब ये उसी महल्ले में रहते थे हम लोग, तो नक्काशी वालों के पास जा करके वो देखते थे बहुत सारी चीजें। तो घर में गाय थी, गाय छोड़ने जाता तो कुम्हारों के पास से मट्टी लेके आता। कुम्हारों का महला था तालाब के किनारे, वहाँ गाय जानवर सब जमा होती थी, उनके पास से मिट्टी ला लेना, थोड़ी सी मिट्टी से कुछ करना। तो ये सब चलता रहता था साथ साथ में। मगर मैं उस समय पे 8 साल की उम्र में पता नहीं क्यों लाठी हाथ में पकड़ा, और 4 साल तक मैं लाठी चलाने की साधना किया। सड़क के ऊपर खूब लाठी चलाता था, हथियार चलाना। तो 4 साल तक सड़क पर ही खड़े रह करके लाठी चलाना सीखा। तो बहुत मेरे को सिखाने वाला कौन उस समय, तो एक चर्मकार था, वो जिड्डा सरकत काला रंग का था, बड़ी बड़ी मूछें, शरीर पे कुर्ता नहीं खाली धोती होती थी। तो उसके एक हाथ में दारू की शीशी और एक हाथ में मिट्टी का तेल होता था। रोज शाम में रात में वो घर जाता था तो शीशियां वहां रखता था, मेरे को लाठी चलाना बताता था थोड़ा सा, और उसके बाद वो चले जाता था। फिर कभी एक और भंगी था चंदर नाम का, वो भंगी भी ऐसे ही निकलता था दारू वारू पी करके। तो वो चल रहा मैं बताता हूँ करके वो लाठी चलाना बताता था। उसके जाने के बाद वो प्रैक्टिस करता था मैं फिर ऐसे। फिर आशन्ना करके एक चर्मकार था, उसके पास मैं बहुत सीखा लाठी चलाना। वो बहुत उस्ताद था लाठी चलाना, पटा चलाने का। और कृष्णन्ना करके कुम्हार था, कृष्णन्ना कुम्हार भी लाठी चलाने का मास्टर था, खूब शस्त्र विद्या में पारंगत था वो। तो उसको क्या था कि उसके पास बैठ के मैं मिट्टी के शेर या गाय के मुंह बनाता, वो सुराइयों में लगाता था, वो बना बना के मैं देता था और वो सुराइयों में लगाता था। और फिर शाम के टाइम पे दोनों लाठी खेलते थे, खूब लाठी खेलते थे। और वो बड़ा मास्टर आदमी था लाठी का, बड़ा बहुत साधना किया हुआ आदमी था, कुम्हार में खूब लाठी चलाता था। तो हम दोनों फिर लाठी खूब चलाना। तो इस तरह से कई तरह के लोगों से मैं वो सीखा था लाठी चलाना। एक दर्जी था, उसके पास से मैं तलवार चलाना सीखा। तो उस टाइम पे
हर आदमी को शस्त्र विद्या आती। कुछ गुरुदक्षिणा नहीं दिया? मैंने कहा गुरुदक्षिणा सड़क पे खड़े रह करके सीखा, और ये सड़क पे चलते चलते सिखाया मेरे को। ये सब सड़क पे चलते चलते सिखाया। तो 4 साल में मैं खूब जबरदस्त लाठी चलाने वाला हो गया, और मैं 4 घंटे लाठी चलाता हूँ एक साथ, 4 घंटे। तो 12 साल की उम्र में कुछ एक 4-5 बच्चे हो गए, तो उनको सिखाया। तो फिर ये एक एक के साथ में फिर हम लोग एक लड़का फिर 5-5 लोगों को सिखाया, तो 5 से 25 हो गए। तो इस नियम से 500 लोग हो गए थे हमारे पास। और उस टाइम पे ये था कि रोज एक नए आदमी से परिचित होने के बाद ही भोजन करना है, ये मेरा नियम था। कि रोज एक आदमी से नए आदमी से परिचय करना है और उसके बाद भोजन करना है, ये नियम था मेरा। तो इस तरह से कुछ सालों में बहुत लोगों से परिचय हुआ। हाँ, रोज एक से नए आदमी से परिचय करना है ना, मिलता था कोई ना कोई, तो उसको फिर अखाड़े में भी लाना। अखाड़ा चालू हो गया था हमारा 12 साल की उम्र में। गुरु महाराज बन गया था, गुरु महाराज बन गया था। तो हम लोग क्या कहते थे कि अखाड़ा चलता था, मूर्तियां अपनी जगह चलती थी, अखाड़ा अपनी जगह था। तो वो जो सारा ग्रुप था 1 रुपया महीने का इकट्ठा करता था, हर लड़का 1 रुपया देता था, जिसमें से 50 पैसे व्यायाम वर्जिश का सामान, लाठी वाठी के लिए होता था, और 25 पैसे की बहुत अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठा किए थे हम लोग उस समय। और फिर 25 पैसे रखा जाता था कि किसी को फीस की जरूरत पड़ जाए तो उसको देना है, किसी को किसी काम की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए वो देना है। इस तरह से